सो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाला जाता है फॉर ए गिवन सेक्शन हम लोग देखे थे कि अगर उसका इफेक्टिव डेप्थ विद और जो एएसटी प्रोवाइडेड है उस सेक्शन के लिए वो अगर नोन है तो किसी भी एक सर्टेन सेक्शन के लिए हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पीटी इक्वल्स टू एएसटी बाई बीडी इंटू 100। नाउ कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड आउट द बैलेंस reinforcement, or if the section is balance section then find out the reinforcement, और पूछ सकता है कि find out the reinforcement और percentage of steel in balance section। ओके, सो उस टाइप ऑफ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्विकली प्रॉब्लम को लिखो कि ए रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम विथ दिया हुआ है ऑफ विथ से 250 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ भी दिया हुआ है से 327 mm। कंक्रीट बोल दिया है M20 grade and steel say Fe415। now find out the area। पहले area of steel निकालो, area of steel and also percentage of steel for balance section। यहाँ पे पूछ सकता है और परसेंटेज ऑफ बैलेंस स्टील भी बोल सकता है बैलेंस सेक्शन एज पर लिमिटेड मेथड। हम लोग लिमिटेड मेथड में कर रहे हैं। नाउ सोचो कि एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है, बीम का विड्थ दिया हुआ है 250 mm, जो बीम दिया हुआ है उसका विड्थ दिया हुआ है 250 mm, उसका इफेक्टिव डेप्थ भी दिया हुआ है। ना पूछा है कंक्रीट और स्टील का ग्रेड दे दिया है, पूछा है कि अगर बैलेंस सेक्शन होता तो स्टील कितना होता या फिर बैलेंस स्टील कितना होगा इसके लिए। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तो पहले उसका गिवन डेटा लिख लेना। ओके, क्या क्या गिवन है, तो इससे एक आइडिया मिलेगा कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, सो एफसी के हमें यहां से पता चल जाएगा 20 एमपीए और न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ वाई दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है 450। सो एफ वाई क्या था? कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। एफसी के क्या था? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एफ वाई दिया हुआ है 415 एमपीए। ओके, नाउ बी और डी दिया हुआ है, सो बी 250 mm and D is 327 mm। नाउ लुक कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, हम लोग पहले क्या कर देंगे कि सी यू इक्वल्स टू टी यू करेंगे। सो सी यू इज इक्वल्स टू, अगर टी यू करेंगे, सी यू क्या था? टोटल कंप्रेशन फोर्स इन कॉन्क्रीट। टी यू क्या था? टोटल और अल्टीमेट बोल सकते हो, बेटर अल्टीमेट बोलना। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन स्टील टी यू, सी यू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। सो सी यू का फॉर्मूला क्या था? 0.36 FCK XU। नाउ फॉर ए बैलेंस सेक्शन क्या होता है? फॉर ए बैलेंस सेक्शन XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स होता है, XU max, and the XU max by D value is already given in your code with respect to the grade of steel। so XU max, यहाँ पे max लिख दो, B is equals to TU क्या था? 0.87 FY AST। now हमें AST निकालना है, so AST equals to क्या हो जाएगा? मैं दूसरा स्लाइड में कर रहा हूं। so AST is equals to हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा? 0.36 FCK XU max B
अपॉन 0.87 into Fy. Now tell me for Fe415 steel XU max by D का वैल्यू कितना है? 0.48 राइट. सो यहां से हमें XU का वैल्यू मिल जाएगा, राइट. सो XU max इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.48 into D. सो D का वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है mm में आएगा. नाउ पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन. सो कितना मिलेगा? 0.36 into FC के कितना था 20 into XU max का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 0.48 into डेप्थ कितना था 327 into B कितना था 250 डिवाइडेड बाय 0.87 into 415. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू. ये आएगा तुम्हारा mm स्क्वायर में. कैलकुलेट करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है. Sir, 782.51. Yes, 782.51 और 52 whatever it is. इसके बाद भी डिजिट रहेगा mm स्क्वायर. सो AST बैलेंस AST निकल गया. सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द बैलेंस स्टील. ओके, बैलेंस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट. नाउ सेकंड में क्या पूछा है? बैलेंस परसेंटेज ऑफ स्टील. सो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा फिर? AST by BD BT. यस. सो बन जाएगा AST by BD into 100. सो AST का वैल्यू कितना आया है 782.52 बाय B का वैल्यू कितना था 250, D का वैल्यू कितना था 327 into 100. तो कितना आ रहा है बोलो परसेंटेज ऑफ स्टील? 0.957. 0.957 percentage of steel we need to provide to make it a balance section. Clear? कैसे बैलेंस परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं? ओके, नाउ सिमिलरली इस क्वेश्चन में पूछ सकता था कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टील ओनली. बैलेंस है कि अनबैलेंस है हमें नहीं पता. फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टील. देन पहले क्या करना पड़ता? पहले तुम्हें XU का पहले तब तुम्हें क्या करना पड़ता? तब वहां पे तुम्हारा XU का वैल्यू दिया हुआ होता या फिर तुम्हें बोल दिया होता कि दैट सेक्शन इज अंडर एनफोर्स सेक्शन. तब अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए हम लोगों को वैसे ही XU मैक्स के जगह पे XU का वैल्यू बिठाना था. ओके, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बाद में कि नॉर्मली अगर परसेंटेज ऑफ स्टील पूछे तो कैसे निकालें. ओके, सो उसके बाद तो ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि बैलेंस परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकाला जाएगा. ओके ओके, नाउ ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है कि फाइंड आउट द बैलेंस लीवर आर्म डिस्टेंस. बैलेंस लीवर आर्म डिस्टेंस हम लोग नॉर्मल लीवर आर्म डिस्टेंस निकालना सीखे थे कि नॉर्मली लीवर आर्म डिस्टेंस कैसे निकाला जाए. अभी बैलेंस अगर लीवर आर्म सेक्शन बोलेगा तो क्या होगा. से इसी प्रॉब्लम में हम लोग जो प्रॉब्लम लिया है इधर कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है विद और इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है ना. इसी प्रॉब्लम में बोल रहा है कि फाइंड आउट द बैलेंस लीवर आर्म डिस्टेंस और लीवर आर्म डिस्टेंस इन बैलेंस सेक्शन. इसी प्रॉब्लम को ही हम लोग थोड़ा और बढ़ाएंगे कि फाइंड आउट द लीवर आर्म फॉर बैलेंस सेक्शन. सो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन क्या क्या था. बी गिवन था 250 mm. ओके, डी गिवन था 327 mm. FCK और FY भी गिवन था 20 mm 20 MPa and FY 415 MPa. ओके, नाउ अगर इस प्रॉब्लम में पूछे कि फाइंड आउट द लीवर आर्म फॉर द बैलेंस सेक्शन. सो हम लोग लीवर आर्म क्या जानते हैं? लीवर आर्म Z इज इक्वल्स टू D minus 0.42 XU.
सो अभी यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस सेक्शन के लिए। सो बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है, XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि XU की जगह पे XU मैक्स। सो XU मैक्स का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.48 मल्टीप्लाइड बाई D। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू बिठा दो। D का वैल्यू कितना था 327 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू D का वैल्यू बिठा दो फिर 327। D को कॉमन भी ले सकता है, उसके लिए क्या होगा, AMM में आएगा। कितना आ रहा है बोलो, वैल्यूज बताओ। 261.08. 261.078. यस 08। सो और अगर नॉर्मली दिया हुआ होता तो मान लो कि हम लोग प्रीवियसली किए थे कि एक सेक्शन दिया हुआ है, उसमें AST बोल दिया है, बट तुम्हें क्या निकालना है, लिवरम निकालना है। तो CU इक्वल्स टू TU करके हम लोग XU का वैल्यू निकाल लेंगे कि एक्चुअल XU कितना हो रहा है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे मैंने XU मैक्स बिठाया क्योंकि बैलेंस सेक्शन बोला हुआ है, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग क्या बिठाएंगे, XU का वैल्यू, जो CU इक्वल्स टू TU करके XU का वैल्यू आएगा बस। ओके, सो क्लियर यहां तक। ओके, सो नाउ डिजाइन से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं ना, कि कंक्रीट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सीमेंट स्टील का। तो पहले हम लोग सीमेंट से चालू करते हैं, राइट। सीमेंट, सो सीमेंट क्या है कंक्रीट में, इट्स द बाइंडर। ओके, सो बेसिकली मार्केट में ये जस्ट बेसिक नॉलेज है कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, और हम लोग RCC के साथ उसका जो रिलेशन है, इनकॉर्पोरेशन कैसे कर सकते हैं, वही चीज। तो बेसिकली जो सीमेंट्स पॉपुलर्स है नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के लिए, वो 3 काइंड ऑफ सीमेंट्स आता है। पहला OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, एंड PSC, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। जनरली अभी अगर कोई सिचुएशन ऐसा है जहां पे हमें रैपिड हार्डनिंग चाहिए, तो वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे अलग से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आता है। मैं उस केस में नहीं जाता हूँ। मैं नॉर्मल अगर किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को नॉर्मली अगर बनाना चाहता हूँ तो 3 टाइप ऑफ सीमेंट आता है। अभी सीमेंट की प्रॉपर्टी में उतना नहीं घुसते कि OPC क्या है, PPC क्या है, PSC क्या है। सो जनरली OPC सीमेंट का हम लोग पहले OPC इन्वेंट हुआ था, तो OPC में एज ए रॉ मटेरियल कैल्शियम ऑक्साइड दिया जाता है ज्यादा। ना PPC और PSC में उस चीज को स्लैग से रिप्लेस कर दिया है। PC में पोजुलाना में तुम्हारा फ्लाई एश दिया जाता है, और स्लैग में स्लैग कंपोनेंट्स मिलाया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है मैं एकदम पहले क्लास में जो बता रहा था कि PSC में जब हाइड्रेशन होता है तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है। ना ये जो कंपोनेंट हम लोग ऐड करते हैं स्लैग या फिर तुम्हारा जो फ्लाई एश या फिर रिएक्टिव सिलिका, ये क्या करता है, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CSI जेल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस सीमेंट में पढ़ोगे तुम लोग बिल्डिंग मटेरियल में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो 3 काइंड ऑफ सीमेंट मिलता है। जनरली यही 2 अवेलेबल है, जनरली हम लोग यूज करते हैं अगर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो। और OPC इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके, नाउ 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, 1 बैग ऑफ सीमेंट, उसका वेट कितना होता है, 50 kg. 50 kg. 50 kg। सो एक्चुअली दैट इज द मास। ओके, 50 kg। वेट का यूनिट क्या होता है, क्या बोला था मैंने, वेट का यूनिट न्यूटन या किलो न्यूटन में, मास का केजी में। ओके, नाउ अगर पूछे कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, 0.02 मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है निकाल के देखते हैं हम लोग। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग 1 बैग ऑफ सीमेंट का, हम लोग पहले दिन क्या देखे थे, सीमेंट का यूनिट वेट और तो यूनिट मास। 0.035 यस 0.035 कैसे आता है हम लोग देखेंगे अभी। सो यूनिट वेट और यूनिट मास के बारे में जाने थे। सो सीमेंट का यूनिट वेट गामा का वैल्यू कितना था, 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसका यूनिट मास कितना था, 1440
केजी पर मीटर क्यूब, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। सो 1 बैग इक्वल्स टू 50 केजी, सो दैट इज मास। ओके, सो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी, और हम लोग लिख सकते क्या, मास बाय डेंसिटी, राइट। सो मास बाय डेंसिटी, क्योंकि रो इक्वल्स टू क्या होता है, m बाई वी। सो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, मास कितना है 50 केजी डिवाइडेड बाय इसका यूनिट मास कितना है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। सो यहाँ पे केजी, नीचे केजी पर मीटर क्यूब, सो केजी केजी कट गया, हम लोगों का मीटर क्यूब में आएगा। सो इसका वैल्यू आता है नियर अबाउट 0.035 मीटर क्यूब। सो 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू 0.035 मीटर क्यूब। ये क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एस्टिमेशन करेंगे किसी भी आरसीसी मेंबर का, तब हमें नंबर ऑफ बैग्स निकालना पड़ सकता है। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द बैग्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ बैग्स वे रिक्वायर्ड फॉर द एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि कितना चाहिए अगर हमें एस्टिमेशन करना है तो। ओके, वॉल्यूम। अच्छा, कभी कभी पूछता है लीटर में बताओ वॉल्यूम कितना होता है। 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम लीटर में दिया होता है, मीटर क्यूब में नहीं, लीटर में दिया होता है। सो यहाँ पे एक चीज नोट कर लो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ लीटर, कितना लीटर होता है 1000 लीटर, 10 to the power यस 1000 लीटर। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसके लिए लीटर में अगर करेंगे तो 35 लीटर। सो 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम लीटर में बोलेंगे तो 35 लीटर, अगर मीटर क्यूब में बोलेंगे तो 0.035 मीटर क्यूब। ओके, और 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट है 50 केजी। एक्चुअली केजी में जब बोल रहे हैं ना, दैट इज नॉट वेट, एक्चुअली दैट इज द मास। सर हम लोग क्यूबिक फीट में भी लेते हैं ना, क्या बोल रहे हो, क्यूबिक फीट में भी हम लोग लेते हैं ना। हाँ क्यूबिक फीट में, अभी मीटर क्यूब को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लो तो किसी भी, 1.22। यस, बट इंजीनियरिंग टर्म में हम लोग इंडिया में फीट इंच यूज नहीं करते। हम लोगों को मीटर, हम लोग हमेशा ऐसा यूनिट को फॉलो करते हैं। मिस्त्री लोग बोलता है फीट, फिर तुम्हारा इंची, बट नो, कोई भी ड्राइंग में तुम इंची या फीट में नहीं देख पाएगा, सारा मीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, तो मीटर और मिलीमीटर बेसिकली इंडिया में। अभी आउट ऑफ इंडिया, एशिया में वो लोग MK यूनिट यूज करता है तो फीट इंच में यूज करता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कोड ऑल थिंग्स आर गिवन इन मीटर और मिलीमीटर। क्लियर? ओके, सो ये बेसिक था सीमेंट के लिए। अभी स्टील, ये भी बहुत जरूरी है, स्टील। सो पहला बात कि जो स्टील है वो हम लोग सारा जो यूज करते हैं दैट इज अबव 250 ग्रेड्स, राइट। अभी सारा स्टील HYSD होता है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। डिफॉर्म्ड बार क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ को, अच्छा बॉन्ड बने। यस, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था तुम लोगों को। तो पहले जानते हैं कि डाया, कितने डाया का स्टील अवेलेबल है, और लेंथ, पहले लेंथ कि मार्केट में कितना लेंथ का स्टील अवेलेबल है, कितना मीटर लेंथ का स्टील अवेलेबल है मार्केट में सर 39 फीट सर, लगभग 12 मीटर, यस। सो 12 मीटर का हम लोगों का लगभग 12 मीटर का अवेलेबल है नहीं कि तुम 12 मीटर के ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता है, ऑब्वियसली ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे जनरली मैंने 50 बैग्स लिखा, बट जहाँ पे मास कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे बाल्क में ऑर्डर किया जाता है, बैग्स के हिसाब से नहीं, वहाँ पे बाल्क में आता है। ओके, वो अलग चीज है, बट नॉर्मली अगर चाहिए तो एज ए 50 kg बैग्स अवेलेबल है, बट बाल्क में भी अवेलेबल होता है। ओके, अभी डाया, कितने कितने डाया का अवेलेबल है। सो जनरली 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, उसके बाद 28 का है, 28 mm, 32 mm, 35 mm, एक्चुअली 35 नहीं होता है, 36 mm का बार होता है, 35 बोल के कोई बार नहीं होता है, 36 mm एंड 40 mm जनरली। अगर हमें कहीं पे जरूरत है इससे ज्यादा तो वी कैन ऑर्डर इट, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली हमें जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स होता है उन लोगों के साथ बात करना होगा, वो लोग प्रोवाइड कर देगा। बट इन जनरल केस, हमें अभी जनरल केसेस जानना है। जनरल केस सीखने के बाद
हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन में जाएंगे कि अगर कोई अलग से सिचुएशन आए तो ये हो सकता है। ओके, नाउ दूसरा चीज कभी कभी पूछ सकता है कि जैसे कि वेट निकालो रफली, वेट कि ये बार का वेट ऐसे रफली कैसे निकाल सकते हो। अभी वेट यूनिट वेट से हम लोग निकाल सकते हैं, बट रफली एक रफ कैलकुलेशन के लिए जनरली एक फॉर्मूला यूज होता है साइट में यूजुअली। तो वेट कैसे निकाला जाता है, वेट पर मीटर के हिसाब से अगर चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे 5²/162, तो इससे नियर अबाउट एक वैल्यू मिल जाएगा। कोई कोई 162.5 लेता है क्योंकि पॉइंट के बाद उतना वैल्यू का वैल्यू नहीं होता है। तो इससे एक हमें रफ एस्टिमेशन, क्विकली एक रफ एस्टिमेशन मिलेगा। नहीं तो हमें क्या करना होगा, पहले उसका लेंथ निकालो, वॉल्यूम निकालो, सिर्फ वॉल्यूम के साथ उसका जो यूनिट वेट है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वेट मिल जाएगा। बट इस फॉर्मूला से करोगे तो भी नियर अबाउट वैल्यू मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर हमें 6 mm बार के लिए वेट निकालना है पर मीटर में, वेट पर मीटर में, तो क्या लिखेंगे हम लोग 6²/162। सो इसका वैल्यू कितना होता है, नियर अबाउट 0.222 यस kg पर मीटर। सो पर मीटर में हमें 0.222 kg मिल रहा है, तो 12 मीटर के लिए कितना होगा टोटल वेट मिल जाएगा हमें। तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे तो डिटेलिंग से हम लोगों को जो एस्टिमेशन है उस एस्टिमेशन का प्रॉपर एक आइडिया मिलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ स्टील हमें लग सकता है। एक डिजाइन से आइडिया मिलेगा, दूसरा जब हम लोग डिटेलिंग और बीबीएस बनाएंगे तब उससे एक्चुअल कि कितना हमें ऑर्डर करना है फॉर दिस साइट, या फिर मिस्त्री लोगों को कितना लेंथ पे काटने के लिए बोलना है, कैसे काटना है, सारा डिटेल्स बीबीएस में गिवन होगा, बार बेंडिंग शेड्यूल। और उससे पहले बीबीएस सीखने से पहले हमें डिटेलिंग जानना होगा, और डिटेलिंग से पहले डिजाइन। सो हम लोग डिजाइन करते करते डिटेलिंग भी देखते जाएंगे। क्लियर? ओके, सो ये स्टील है। अभी कंक्रीट के बारे में थोड़ा जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर कोड हम लोग मिनिमम अगर आरसीसी के लिए कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए, M20 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC दैट इज M20। M20 के नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ओके, क्लियर? सो कंक्रीट के बारे में हम लोग एकदम जो शुरू का क्लास था उसमें क्या देखे थे, कंक्रीट दो टाइप ऑफ होता है, एक RCC दूसरा PCC, और उसका यूनिट वेट भी देखे कि RCC के लिए यूनिट वेट कितना होता है, PCC के लिए यूनिट वेट कितना होता है। नाउ इसके बाद एक चीज आता है, जब कंक्रीट आता है मैंने ग्रेड बोल दिया तो कि मिक्स कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिक्स। तो दो टाइप ऑफ मिक्स है। पहला वाला मिक्स है नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या है, चीज को समझो। नॉमिनल मिक्स है कि हम लोग इस मिक्स को बनाया है कि किस रेशियो में जाएगा, इस मिक्स को बनाया है स्टैंडर्ड जो मटेरियल है उसका यूनिट वेट को लेके, एक स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन को पकड़ के, ओके, कुछ क्राइटेरिया को स्टैंडर्ड मान के हम लोगों ने मतलब कोड ने नॉमिनल मिक्स का रेशियो रेफर किया है। सो जो रेशियो है नॉमिनल मिक्स के लिए, पहले वो रेशियो देख लेते हैं। सो उसके लिए एम पहले M7.5 से चालू होता है, हालांकि M7.5 यूज नहीं होता है, कभी कभी PCC के लिए यूज कर देता है कोई कोई। सो M7.5 के लिए होता है 1:4:8। अभी 1 क्या है, दैट 1 इज द सीमेंट, दैट 4 इज द फाइन एग्रीगेट, you can say it's sand. Now that 8 is coarse aggregate, the stone chips. Okay, so इसी हिसाब से बाकी ग्रेड के लिए भी दिया हुआ है अप टू 25। सो M10 के लिए दिया हुआ है, क्विकली लिख लो, 1:3:6। M15 के लिए दिया हुआ है 1:2:4। M20 के लिए दिया हुआ है 1:1.5:3, and for M25 1:1:2।
नाउ द थिंग इज, ये तो नॉमिनल मिक्स है। मैंने नॉमिनल मिक्स क्या बोला कि सारा मटेरियल का एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस और ओपीसी सीमेंट। पहली बात, ओपीसी सीमेंट को लेके इस नॉमिनल मिक्स को किया गया है, बट अभी ओपीसी सीमेंट वेरी सेल्डम यूज होता है, रेयर केसेस में, या फिर कभी कभी यूज होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके। तो हम लोगों के पास नॉमिनल मिक्स है, फिर भी हम लोग हर एक साइट के लिए क्या करते हैं, डिजाइन मिक्स बनाते हैं। क्या बनाता है, डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स, और डिजाइन मिक्स का कोड है, कोड का नाम है तुम्हारा IS 10262 2009। इस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी, अगर हमें M20 के लिए देखो नॉमिनल मिक्स दिया हुआ है, फिर भी हम लोग उस M20 के लिए मिक्स डिजाइन बनाते हैं। मिक्स डिजाइन सिखाएंगे इन डिटेल, तुम लोग को मिक्स डिजाइन सिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमें मिक्स डिजाइन क्यों चाहिए, जब हम लोगों के पास नॉमिनल मिक्स है फिर भी हमें मिक्स डिजाइन क्यों चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अगर अच्छे से आंसर देना है तो सही, सपोज मान लो कि वी नीड टू बिल्ड ए स्ट्रक्चर इन दुमका, झारखंड। ओके, नाउ वी नीड टू बिल्ड द सेम स्ट्रक्चर इन राजस्थान, and again we need to build the structure in Kashmir. So तीन कंडीशन है। ओके, वन इज योर दुमका, झारखंड में है, दूसरा कश्मीर में, तीसरा तुम्हारा राजस्थान में बनाना है। ओके, सेम M20 से ही बिल्डिंग बनाना है। अभी सोचो कि दुमका में जो हम लोग सीमेंट, मान लो कि मेरा साइट के लिए मैं कोई और सीमेंट लूंगा, मैं शायद नोवोको का लूंगा या फिर कॉन्क्रीटो लूंगा, अल्ट्राटेक लूंगा, ACC लूंगा, सबसे अच्छा है, बट मे बी वो लोग कोई और सीमेंट यूज कर सकता है, मे बी हम PCC यूज कर सकता है, वो लोग RCC, वो लोग कोई और सीमेंट यूज कर सकता है। पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, हम लोगों का जो बालू है, सैंड है, सैंड जोन वाइज डिवाइडेड है, 4 जोन है सैंड के लिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो जोन के हिसाब से सैंड का जो साइज है वो चेंज होता है। जोन 1 से लेके जोन 4 तक जितना जाओगे सैंड उतना कोर्सर होता जाएगा, तो सैंड भी चेंज हो गया। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन, कि दुमका में जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वहां पे उतना नहीं है, कश्मीर में कुछ और है, हो गया तीसरा। चौथा क्या है कि हमें वो जो कंक्रीटिंग करना है, कंक्रीट का वर्केबिलिटी कितना रखें, डिफरेंट केस में डिफरेंट वर्केबिलिटी। जैसे कि अगर हमको राजस्थान में अगर हमें राजस्थान में वर्केबिलिटी चाहिए, वो तो टेम्परेचर ज्यादा है तो वर्केबिलिटी हमें ज्यादा चाहिए होगा। सो हर एक साइट के लिए ये सारा जो फैक्टर है चेंज होता रहता है, इसीलिए फॉर एवरी साइट वी नीड